हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज है 4 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 4 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में कितने अशिक्षितों के लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 5 करोड़ अशिक्षितों को कवर करने के लिए। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये जो है एक लेखिका थी। अगला है, हाल ही में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये जीती है ITBP ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो सागर सेतु एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IPL इतिहास के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं खलील अहमद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पेसर हैं खलील अहमद। ये जो है IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, भारत में जो रिकॉर्ड है 50 सबसे तेज विकेट लेने वालों का, तो अब वो किसके नाम पे हो गया है? तो वो हो गया है खलील अहमद के नाम पे IPL में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकाना स्टेडियम में अभी जो है मैच हुआ लखनऊ में, और उसमें जो खलील हैं इन्होंने 2 विकेट हासिल किए और ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम पे किया। इससे पहले अगर हम बात करें कि इससे पहले जो भारत में रिकॉर्ड था सबसे तेज 50 विकेट लेने का, वो किसके नाम पे था? तो अमित मिश्रा के नाम पे था, जिन्होंने 37 IPL मैच खेले और उसमें 50 विकेट इन्होंने लिए थे। लेकिन अभी जो खलील अहमद है इन्होंने कितने मैच खेले हैं? तो 35 इन्होंने IPL खेले हैं और 35वें IPL में इन्होंने 50 विकेट पूरे कर लिए। IPL के इतिहास में अगर हम बात करें ओवरऑल, यानी ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे तेज जो 50 लेने का रिकॉर्ड है वो है दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा का, जिन्होंने केवल 27 IPL मैचों में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर केवल अपने सिर्फ भारत की ही बात करें कि भारतीय कौन है जिसका रिकॉर्ड है IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने का, तो भारतीय की अगर बात की जाए तो वो होंगे आपके खलील अहमद। और अगर ओवरऑल हम बात करें कि IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो वो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं कागिसो रबाडा का। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर भारतीय पूछा जाता है तब आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, खलील अहमद का। अगला है, भारत किस देश के साथ सिलीनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, श्रीलंका के साथ। दोस्तों भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना मिलकर के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2023 के 10वें संस्करण का आयोजन जो है वो
कोलंबो में कर रहा है। कहाँ पे? कोलंबो में। 3 अप्रैल से इसका आयोजन किया जा रहा है इस एक्सरसाइज का। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना से INS किलकट, INS सावित्री इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा भारत से जो है चेतक हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान और BL-412 हेलीकॉप्टर इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं श्रीलंका से SLNS बिजाबाहु, SLNS समुद्रा इसमें जो है भाग ले रहे हैं। तो ये इसमें जो है भाग ले रहे हैं, प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना, ये इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। और इसका जो समापन है वो 8 अप्रैल को हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सिलेनेक्स 2023 जो सैन्य अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पे आयोजित हो रहा है वो भी ध्यान रखेंगे, कोलंबो में। दोस्तों श्रीलंका की यहाँ पे बात है तो श्रीलंका से ध्यान रखेंगे श्रीलंका की कैपिटल तो श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो ये 2 कैपिटल हैं श्रीलंका की, दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रानिल विक्रमसिंघे ये जो है प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका की अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया ये जो है श्रीलंका की मुद्रा है। अगला है रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीस के। दोस्तों रुद्र टंडन को, दोस्तों यहाँ पे रुद्रेंद्र होगा, रुद्रेंद्र टंडन को जो है 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सितंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन, यहाँ पे रुद्रेंद्र टंडन होगा, रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2018 में आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अभी जो है ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। किस रूप में? राजदूत के रूप में। अगला है सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो सलीम दुरानी हैं ये एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है जामनगर गुजरात में। और इनकी एज कितनी थी? तो 88 वर्ष के ये थे। इन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 75 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। 177 रन देकर के 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। वर्ष 1962 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 104 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी। दुरानी ने अपने जो क्रिकेट का स्टार्टअप है वो कब किया था? तो 1960 की शुरुआत में मुंबई के ब्रेवॉन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पदार्पण किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो है एक क्रिकेटर थे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और गुजरात में इनका जो है निधन हुआ है जामनगर। अगला है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स में किस राज्य की पुलिस को जो है प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम या फर्स्ट स्थान जो है मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हरियाणा सरकार को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्य पुलिस में हरियाणा पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया। CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। तो जो CCTNS है इसके कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिए नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो CCTNS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अच्छी प्रथाओं पर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखिए कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स के
कार्यान्वयन में सभी राज्यों में जो है किस राज्य की पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया, तो हरियाणा पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू की है, तो ये जो है शुरू की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने अभी जो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के लिए क्या किया है, राजपत्र अधिसूचित किया है, अधिसूचना जारी की है, या कह सकते हैं इस योजना को शुरू किया है। ये जो योजना है ये देश भर के सभी डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है। 2 साल की अवधि वाली ये योजना त्रैमासिक चक्रवृद्धि दर पर 7.5% का निश्चित ब्याज प्रदान करती है और लचीले निवेश तथा 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ आंशिक निकासी विकल्प भी देती है। तो ये है महिलाओं के लिए जो है शुरू की गई है इस योजना को, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो अपनी सेविंग को जो है बैंक में यानी कि डाकघर में ये योजना शुरू की गई है, तो डाकघर में वो अपनी जमा करेंगी, जिससे उनको जो है अच्छी ब्याज दर दी जाएगी। 7.5 की जो ब्याज दर है चक्रवृद्धि त्रैमासिक, वो उनको यहाँ पे दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना 2023 शुरू की गई है और ये डाकघर में उपलब्ध होगी, महिलाओं के लिए है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में किसने कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। ये जो ट्रेन है ये 701 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे और 30 मिनट में कवर करेगी और शनिवार को छोड़कर के ये बाकी सभी दिनों में चलेगी। इसे वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, ग्वालियर और आगरा में रुकावट लगाकर चलाया जाएगा। यानी ये जो ट्रेन होगी कहाँ पे रुकेगी, तो ये जो है झांसी, ग्वालियर और आगरा में ये रुकेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, कौन सी ट्रेन है, कहाँ पे चलाई गई है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसको जो है शुरू किया गया है कहाँ से कहाँ तक, तो इसको जो है मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू किया गया। अगला है, भारत सरकार हर साल कब से कब तक रोकथाम अंधापन सप्ताह आयोजित करती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 1 से लेकर के 7 अप्रैल के बीच। भारत सरकार हर साल 1 से 7 अप्रैल तक रोकथाम अंधापन सप्ताह आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो अंधापन के कारणों और रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीन व्यक्तियों का समर्थन करना है और आंखों की देखभाल सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। भारत सरकार कई कारणों को उजागर करने के लिए इस सप्ताह का आयोजन करती है जो अंधापन का कारण होते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति की दृष्टि पे प्रभाव पड़ता है, तो इन सारे कारणों को जो है इस दिवस पे उजागर किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न संगठन, सरकारी और गैर सरकारी संगठन निःशुल्क नेत्र जांच और जागरूकता कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक जो है हर साल भारत सरकार अंधापन सप्ताह आयोजित करती है, रोकथाम अंधापन सप्ताह। तो ये चीज़ ध्यान रखें, उद्देश्य क्या है, तो यही है कि लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक किया जाए कि कौन कौन से कारण हैं जिससे लोगों को आंखों की जो रोशनी है वो प्रभावित होती है। अगला है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा संजय जसजीत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा और यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने 1 अप्रैल 2023 को वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी ध्यान रखेंगे संजय जो जसजीत सिंह हैं इन्होंने क्या किया है, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों ये जो संजय जसजीत सिंह हैं ये 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए थे। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ध्वज अधिकारी को 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो अभी जो है इनको भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे एडमिरल
आर हरि कुमार जो है वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, और इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में भारतीय जो वायुसेना है उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे, ये जो है वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने 3 अप्रैल 2023 को लुइस हैमिल्टन को हरा करके ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है जीता है। F1 में उनका यह 80वां पोडियम फिनिश है, जिससे वह सूची में 7वें स्थान पर सेना के साथ बराबरी पर है। यह जीत मेलबर्न में वर्स्टप्पन की पहली जीत थी और 2011 में सेबेस्टियन वेटेल की जीत के बाद से रेड बुल की ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने लुइस हैमिल्टन को हरा करके। और ये ग्रैंड प्रिक्स कौन सी है, तो ये जो है फार्मूला 1 की है। ठीक है, फार्मूला 1 क्या है, तो एक रेस होती है यहाँ पे, जो कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो वो जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो दोस्तों ये थे 4 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में 100% रेल नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ पूछता हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर जो है सभी लोग जरूर करें। तो ये है आज का क्वेश्चन, कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के कितने मीट्रिक टन की उत्पादन लक्ष्य को पार किया है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।